अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन देख चुके हैं। सो नाउ इन पार्ट 2 वी विल डिस्कस फैक्टर कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, जिसमें हम देखेंगे ओमिक पोटेंशियल एंड पोलराइजेशन इफेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे comparison of colorimetry and electrogravimetry, and after that we will discuss about some applications of electrogravimetry. So let's start without wasting our time. Let's start electrogravimetry part 2. Dear students, part 1 में हम electrogravimetry का introduction, basic principle और इंस्ट्रूमेंटेशन देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट देखना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में हम देखने जा रहे हैं फैक्टर्स कंट्रोलिंग इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। उसके बाद हम देखेंगे comparison of electrogravimetry and colorimetry, and after that we will discuss the applications of electrogravimetry. So सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स कंट्रोलिंग, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है दैट इज़ ओमिक पोटेंशियल, जिसे आईआर ड्रॉप भी कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिस्कशन ओमिक पोटेंशियल पे। डियर स्टूडेंट्स, यू नो कि जब हमारे मेटालिक कंडक्टर्स क्या करते हैं, मेटालिक कंडक्टर फ्लो होने देते हैं चार्जेस को, यानी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। तो क्या होता है कि जब मेटालिक कंडक्टर्स में से चार्जेस फ्लो करते हैं तो मेटालिक कंडक्टर क्या करते हैं, उन चार्जेस को रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, यानी उसके खिलाफ मज़ाहमत पैदा करते हैं। इन द सेम वे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में भी यही होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस पैदा होती है, चार्ज के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस के इस इफ़ेक्ट को डिस्क्राइब करता है ओम्स लॉ। यू नो दैट ओम्स लॉ V इज़ इक्वल टू आई आर। हम अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं ओम लॉ के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, रेजिस्टेंस जिसे हम कैपिटल R से शो करते हैं और इसकी सिंबल हम ओमेगा लिखते हैं, एंड सिमिलरली करंट I जिसे हम एम्पेयर्स से डिनोट करते हैं, इनके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, ओमिक पोटेंशियल या आईआर ड्रॉप, जो कि हम पिछली वीडियो में भी बार बार आईआर ड्रॉप पढ़ते आए हैं, ओमिक पोटेंशियल पढ़ते आए हैं, तो ये वही है। सो द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ अ सेल इन ओम्स एंड करंट आई इन एम्पियर्स इज कॉल्ड ओमिक पोटेंशियल और आईआर ड्रॉप। सेल रेजिस्टेंस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट I जनरेट करते हैं तो हमें पोटेंशियल मस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके लिए इक्वेशन हम कौन सी यूज़ करेंगे, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट राइट माइनस पोटेंशियल एट लेफ्ट, दैट इज़ अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल माइनस आई आर। यानी अप्लाइड पोटेंशियल किसके इक्वल है, सेल पोटेंशियल के माइनस आई आर, जो कि हमारा आई आर ड्रॉप या फिर इसे ओमिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। यूजुअली वी ट्राई टू मिनिमाइज द आई आर ड्रॉप इन द सेल। आमतौर पर हम आई आर ड्रॉप को कम से कम करने की कोशिश करते हैं अपने सेल के लिए, ताकि हाई आयनिक स्ट्रेंथ हो। या फिर हम क्या करते हैं कि 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम यूज़ करते हैं। पिछली वीडियो में हम 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम डिस्कस करके आए हैं, जिसमें एक हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वर्किंग इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया था। तो काउंटर इलेक्ट्रोड को यूज़ करने से क्या होगा कि वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दरमियान करंट का फ़्लो कम से कम होगा। अगर करंट का फ़्लो कम से कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगी और हाई आयनिक स्ट्रेंथ होगी। सो दिस इज़ द ओमिक पोटेंशियल और आई आर ड्रॉप ऑफ द सेल। एक बार रीडिंग ले लेते हैं हम इसकी। Electrochemical cells, like metallic conductors, resist the flow of charge. Ohm law describes the effect of this resistance on the magnitude of the current in the cell. The product of the resistance R of a cell in ohms and current I in amperes is called the ohmic potential or the IR drop of the cell.
The cell resistance is represented by a resistor R. In order to generate a current of I amperes in this cell, we must apply a potential that is IR volts more negative than the thermodynamic cell potential. Cell potential is equal to potential at right minus potential at left, that is applied potential is equal to cell potential minus IR यानी ohmic potential or IR drop. Usually we try to minimize the IR drop in the cell by having a very small cell resistance, high ionic strength, or by using a special 3 electrodes cell discussed above, in which the current passes between the working electrode and an auxiliary electrode or a counter electrode. With this arrangement, only a very small current passes between the working electrode and reference electrode, therefore minimizing the IR drop. Let's see the second and the most important effect that affect the electrogravimetry system. This is the polarization effect. पोलराइजेशन इफेक्ट को समझने के लिए हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं. अगर इक्वेशन नंबर 1 को करंट की टर्म्स में लिखा जाए तो इट इज़ I इज़ इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल माइनस सेल पोटेंशियल ओवर R. सो दिस इज़ I इज़ इक्वल टू माइनस सेल पोटेंशियल ओवर R प्लस अप्लाइड पोटेंशियल ओवर R, एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर हम y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी एक्स एक्सिस पर अप्लाइड वोल्टेज और वाई एक्सिस पर करंट, इसकी बेस पर अगर एक प्लॉट ड्रा की जाए तो उसमें हमें एक लीनियर कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि माइनस आई ओवर आर के इक्वल होगी. यहाँ पर जो रिएक्शन है ये इनफ टाइम में कंप्लीट हुआ, सो स्लोप हमारी बिल्कुल स्ट्रेट होगी. अगर करंट बढ़ाया जाए तो फ़ौरन से क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी ये स्लोप डेविएट होना स्टार्ट हो जाएगी. तो अल्टीमेटली जैसे ही हमारी ये स्लोप डेविएट होगी इट मीन्स कि यहाँ पर पोलराइजेशन इफ़ेक्ट बढ़ा. तो पोलराइजेशन इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने ग्राफ की लीनियरिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है. So the term polarization refers to the division of the electrode potential from the value predicted by the Nernst equation on the passage of current. ये Nernst equation को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगी. So ऐसे सेल जो कि हायर करंट पे लीनियर बिहेवियर शो करते हैं, इट मीन्स कि वो उन पे जो पोलराइजेशन का इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. अब पोलराइजेशन के इफ़ेक्ट को हमें कम करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, यानी ओवर वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर एक न्यू टर्म आई दैट इज़ ओवर वोल्टेज, जिसे हम सिंबल कैपिटल पाई से शो करते हैं. तो इसे रीड कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स. सॉल्विंग इक्वेशन 1 फॉर I, we have I is equal to applied potential minus cell potential over R, and then it will be I is equal to minus cell potential over R plus applied potential over R, and this is equation number 2. Note that a plot of current in an electrolyte cell versus applied potential should be a straight line with a slope equal to minus I over R and an intercept equal to cell potential over R, as can be seen in the figure. The plot is indeed linear for a small current. In this experiment, the measurements were made in a brief enough time so that neither electrode potential is changed significantly as a consequence of the electrolytic solution. As the applied voltage increases, the current ultimately begins to deviate from linearity. The term polarization refers to the division of the electrode potential from the value predicted by the Nernst equation on the passage of current. Cells that exhibit non-linear behavior at a higher current exhibit polarization, and the degree of polarization is given by an over voltage or over potential, which is symbolized by capital Pi in the figure. Note that polarization requires the application of potential greater than the theoretical value to give the current of the magnitude. For an electrolytic cell affected by over voltage, equation 1 then become E applied is equal to E cell minus IR
माइनस कैपिटल पाई। यानी पहले हमारी इक्वेशन थी अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल माइनस आई आर। अब एक न्यू टर्म जो कि ओवर पोटेंशियल या ओवर वोल्टेज आई है, सो इसे भी हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। एंड नाउ और इक्वेशन नंबर 3 इज अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल माइनस ओमिक पोटेंशियल माइनस ओवर पोटेंशियल। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब पोलराइजेशन हमारे एक हाफ सेल या फिर दोनों हाफ सेल को इफ़ेक्ट कर सकती है। सम टाइम इसकी अप्रोच ज़ीरो होती है और सम टाइम इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो पोलराइजेशन फेनोमिना को हम 2 टाइप्स में 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंसंट्रेशन पोलराइजेशन एंड काइनेटिक पोलराइजेशन। सो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। लेट्स सी द कंसंट्रेशन पोलराइजेशन। कंसंट्रेशन पोलराइजेशन इज आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट टर्म। डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन पोलराइजेशन उस वक्त होता है जब हमारी इलेक्ट्रोड की सरफेस पर रिएक्टिव स्पीशीज़ जो कि इलेक्ट्रोड के बिल्कुल करीब है, यानी हमारे सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डिप किया होता है, तो वो जो डिप्ड इलेक्ट्रोड होता है उसके करीब करीब जो रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं वो बहुत जल्द जाकर इलेक्ट्रोड की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाती हैं और अपनी एक थिन लेयर बना लेती हैं। ठीक हो गया। जबकि जो बाकी बल्क मैस होता है जो कि इलेक्ट्रोड की सरफेस से थोड़ा दूर होता है, तो उसे कुछ टाइम लगता है इलेक्ट्रोड की सरफेस पर पहुंचने के लिए। अब ये स्पीशीज़ जो कि क्विकली जाके इलेक्ट्रोड की सरफेस पर डिपॉजिट हो गई थी, ये जितनी स्पीड के साथ सरफेस पर डिपॉजिट हुई थी उसी स्पीड से सरफेस को लीव भी नहीं करती। सो इस तरह से कंसंट्रेशन पोलराइजेशन का इफ़ेक्ट स्टार्ट होता है। अब इस कंसंट्रेशन पोलराइजेशन के इफ़ेक्ट को ओवरकम कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम 3 फेनोमेना यूज़ करते हैं। वी यूज़ 3 मैकेनिज़म्स टू ओवरकम द कंसंट्रेशन पोलराइजेशन: डिफ्यूजन, माइग्रेशन एंड कन्वेक्शन। इसी तरह इन स्पीशीज़ को जो कि इलेक्ट्रोड की सरफेस पर डिपॉजिट हो गई थी, उन्हें सरफेस से लीव करने के लिए भी यही 3 फेनोमेना यूज़ किए जाते हैं। सो लेट वी डू रीड of all these terms that we have discussed. Concentration polarization. Concentration polarization occurs because of the finite rate of mass transfer from the solution to the electrode surface. Electron transfer between a reactive species in a solution and an electrode can take place only from the interfacial region located immediately adjacent to the surface of the electrode. This region is only a fraction of nanometer thick and contain limited number of reactive ions or molecules. In order for there to be a steady current in a cell, the interfacial region must be continuously replenished with the reactants from the bulk of the solution. Actually, reactant species do not arrive at the surface of the electrode as quick as these are replenished, or product species do not leave the surface of the electrode quickly. Reactants are transported to the surface of an electrode by 3 mechanisms: diffusion, migration and convection, and we use the same 3 mechanisms to leave these species from the surface of the electrode. So this was the concentration polarization. Let's see the second kind of polarization, that is kinetic polarization, और इसे activation potential भी कहा जाता है। बहुत important type है polarization की। और एक्चुअली काइनेटिक पोलराइजेशन होती क्या है? इन काइनेटिक पोलराइजेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज लिमिटेड बाय द रेट ऑफ वन और बोथ ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, दैट इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन रिएक्टेंट एंड इलेक्ट्रोड। यानी रिएक्टेंट और इलेक्ट्रोड के दरमियान रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मौजूद दोनों इलेक्ट्रोड्स पर रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन रिएक्टेंट एंड इलेक्ट्रोड सेम हो। सो इस सूरत में जो पोलराइजेशन होती है, यानी इसका जो रेट है वो इक्वल ना होने की वजह से भी पोलराइजेशन होती है, और इस पोलराइजेशन को हम काइनेटिक पोलराइजेशन या एक्टिवेशन पोटेंशियल कहते हैं। In order to offset the kinetic polarization, an additional potential or over voltage is required to overcome the activation energy of the half reaction. यानी किसी एक हाफ सेल पे रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन
स्लो हो सकता है। सो उसे हम ऑप्टिमम कह लें कि हम उसे ऑप्टिमम करने के लिए या फिर उसे नॉर्मल स्पीड में करने के लिए हमें एक्सटर्नल एक्टिवेशन एनर्जी अप्लाई करना पड़ती है इस पोलराइजेशन के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। काइनेटिक पोलराइजेशन इज मोस्ट प्रोनाउंस फॉर इलेक्ट्रोड प्रोसेस दैट यील्ड गैशियस प्रोडक्ट। काइनेटिक पोलराइजेशन ज़्यादातर उन इलेक्ट्रोड्स पर होती है जो कि गैशियस प्रोडक्ट्स देते हैं। उसके अलावा काइनेटिक पोलराइजेशन कैन बी निग्लिजिबल फॉर डिपोजिशन और डिसोल्यूशन ऑफ सच मेटल जैसे कि कॉपर, सिल्वर, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। काइनेटिक पोलराइजेशन सिग्निफिकेंट होती है फॉर रिएक्शन जिसमें ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व हो तो वहाँ पर काइनेटिक पोलराइजेशन सिग्निफिकेंट होती है। कौन कौन सी ये मेटल्स हैं? ट्रांजिशन मेटल जैसे कि फेरस, क्रोमियम, निकल एंड कोबाल्ट। काइनेटिक इफेक्ट्स यूजुअली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर and decreasing current density. These effects also depends on the composition of electrode and are most with softer metal such as lead, zinc and particularly mercury. So this was the kinetic polarization. Let's see the comparison of colorimetry and electrogravimetry. छोटा सा comparison है, देख लेते हैं इसे। colorimetry में हमने देखा था कि amount of charge is measured for exhaustive electrolysis of analyte। वहाँ पर हम चार्ज जो है उसकी अमाउंट की मेजरमेंट कर रहे थे, है ना, फॉर एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एनालाइट। जबकि इलेक्ट्रोग्राविमेट्री में क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनालाइट इज मेजर्ड। यहाँ पे एनालाइट की जो है मेजरमेंट की जाती है बाय वेइंग द इलेक्ट्रोड ऑन विच इट डिपॉजिट। मतलब जिस इलेक्ट्रोड की सरफेस पर हम एनालाइट को डिपॉजिट करते हैं उस इलेक्ट्रोड का वेट मालूम करके बिफोर एनालिसिस एंड आफ्टर एनालिसिस हम वहाँ पे एनालाइट की कंसंट्रेशन का वेट मालूम करते हैं। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोग्राविमेट्री। अब कोलोमेट्री में कैलिब्रेशन कर्व रिक्वायर होती थी टू असेस द वर्किंग पोटेंशियल, जबकि इलेक्ट्रोग्राविमेट्री में कोई भी कैलिब्रेशन कर्व की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोलोमेट्री अश्योर 100% करंट एफिशिएंसी। कोलोमेट्री में 100% करंट एफिशिएंसी जो है वो ज़रूरी होती है, जबकि इलेक्ट्रोग्राविमेट्री में क्या होता है? नो सच एफिशिएंसीज must in electrogravimetry. Let's see the applications of electrogravimetry. Dear students, electrogravimetry has lots of applications. In case of quantitative analysis, as you know कि electrogravimetry को यूज़ ही quantitative analysis के लिए किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी अगर आपने इलेक्ट्रोग्राविमेट्री को अच्छे से समझा है तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोग्राविमेट्री। अभी आपने देखा कि हम पिछले सारे प्रोसीजर्स में क्या देखते आए हैं कि हम अपने एनालाइट जो कि हमारे सोल्यूशन में एनालाइट मौजूद है उस एनालाइट की इलेक्ट्रो डिपोजिशन करवाते हैं। तो ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोग्राविमेट्री इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज ओनली measurement operation is weighing can get deposition reaction to go to any desired degree of selectivity using potential। यानी पोटेंशियल अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन करवाते हैं अपने इलेक्ट्रोड की सरफेस पर और इस तरह से किसी भी सोल्यूशन में मौजूद एनालाइट की क्वांटिटी को हम मतलब उसका वेट मालूम कर सकते हैं। दूसरा सेपरेशन के लिए कि हमारे पास अगर कोई एनालाइट्स हैं, डिफरेंट एनालाइट्स हैं सोल्यूशन में, तो हम क्या कर सकते हैं? एक एनालाइट को अपने इलेक्ट्रोड की सरफेस पर डिपॉजिट करवा के जो दूसरा होगा वो हमारे सोल्यूशन में रह जाएगा। सो इस तरह से हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की सेपरेशन करवा सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोग्राविमेट्री। It can also be used for pre-concentration. It have lots of application in electrosynthesis. In electrosynthesis, it is used by organic chemists to perform oxidation or reduction reactions at the bend scale. Take advantage of ability to control potential and produce any oxidizing or reducing strength desired. It can also be used for the purification process to remove the trace metal from reagents by plating them out from solution onto a large
मर्करी पूल इलेक्ट्रोड हम कॉलोमेट्री में भी पढ़ के आए थे। सो दिस सेल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द इलेक्ट्रोसिंथेसिस etc, यानी हम कॉलोमेट्री को प्योरीफिकेशन के प्रोसेसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन है तो उसमें किसी एक एनालाइट को हम सेपरेट करके उसे प्योरीफाई कर सकते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड मेथड फॉर द प्योरीफिकेशन. It can also be used for colorimetric titration. Colorimetric titrations are used to study neutralization, precipitation, complex formation, and redox reaction. So these were some applications of electrogravimetry. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोग्राविमेट्री के हवाले से, कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए. आई विल अप्रिशिएट इट एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू क्लैरिफाई योर ऑल डाउट्स. आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल. डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम इसका अपरेटस कैसे सेट किया जाता है और इलेक्ट्रोग्राविमेट्री का प्रोसीजर कैसे होता है, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, ऐसे ज़रूर देखिएगा. एंड नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक.